सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाली फक्कड़ दिया था, ये तो किसी से छुपा है नहीं और ऑन एयर है, सब जगह है, चैनल में है, टीवी में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है। तो अब उनको भी अगर बुला करके इस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है तो ये दावा गलत है कि जातिवाद के खिलाफ राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। राजभर दावा कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की रैली हो जाएगी तो हम अपने पाले में कर लेंगे, तो उस पर निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही। एक योगी को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं इन्हें वहां भेज दूंगा जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ अपनी नाक पे एक मक्खी नहीं बैठने देते, किस कलेजे से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में बिठाया होगा। जीतने का कारण स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट रही है, सेंट्रल में भी रही है, उपचुनाव था, भाग्य था, उनका जीत गए। ये बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ है बहुत दिनों से, चूँकि उनका जो आचरण है जिद्दी किस्म का है और वो कान के थोड़ा से अच्छे खासे कच्चे हैं। कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसों की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ तो आम बोलचाल की भाषा में सड़क पे घूम जाइए आप तो लोग कहते हैं कि दारा सिंह चौहान अपने गांव की प्रधानी नहीं जीत सकते और उनको बीजेपी और सपा दोनों अपने माथे बैठा घूम रही है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ पूर्वांचल का अहम हिस्सा, राजनीतिक दौर चल रहे हैं, 24 का आगाज भी हो चुका है। अब ऐसे में हम बात करने के लिए यहाँ पे आजमगढ़ के साम्रांत पत्रकार लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि इनकी क्या सोच है, ख़ासतौर पे पूर्वांचल को लेके और पूर्वांचल में घट रही जो रोज़ आए दिन घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या इनका विचार है। हालांकि अभी हाल ही में भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक सुर छेड़ा है कि जो 6 लोकसभा की सीटें हैं और आजमगढ़ उसका नेतृत्व करता है या यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है तो वो हरी हुई सीटों पे वो जीत हासिल कर देते। कितना दावा उनका सही है, पत्रकार भाइयों से हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो पूर्वांचल की जो भूमिका है उसको लेके और तरह तरह के जो बातें आ रही हैं, अब तो चुनाव आ गया है, क्या कहना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सुनना? मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है, मैं अध्यक्ष हूँ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है आजमगढ़ का। और सवाल आपका ये है कि पूर्वांचल में आजमगढ़ की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। आजमगढ़ एक मुख्य केंद्र बिंदु है और सभी राजनैतिक दल, मैं समझता हूँ जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा से लेकर कांग्रेस तक का जहाँ तक सवाल है, तो सभी अपने अपने तरह से यहाँ पे जोर आजमाइश करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का मैसेज दूर तक जाता है, ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के गाज़ीपुर और मऊ और बलिया और आसपास के इलाकों में। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सदा से ही महत्वपूर्ण हमारा ये जो स्टेशन रहा है। और इस बार जो पीछे उपचुनाव हुआ था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि बहुत बरसों के बाद यहाँ जीती है। समाजवादी पार्टी का इसको गढ़ कहा जाता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि विभिन्न प्रकार के दावे राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के पहले होते ही रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक करने की बात आती है तो निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं, उसका परिणाम आता है, तब पता चलता है। अभी फ़िलहाल एक दावा सुभाषपा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आजमगढ़ जनपद में वो लेना चाहते हैं और लेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। उनकी नज़रिए से ये है कि जो 5-6 सीटें आसपास की बीजेपी हार रही है वो जीत जाएगी। अभी इसको चेक किया जाना बाकी है, अभी समय है थोड़ा। तो खासतौर पे यहाँ के जो समीकरण हैं, खासतौर पे जातिगत समीकरण पे कितना महत्व आप रखते हैं? देखिए, अब सियासत के साथ जुड़ी हुई ये बात है, लेकिन रह गई बात ये कि राजनीतिक दल मंच पर, सदन में, असेंबली में, हर जगह तो एक ही बात बोलते हैं ना कि हम जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, हम अन्याय, शोषण, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न जो जाति आधारित दल हैं, मैं उनमें क्षेत्रीय दलों को भी कह रहा हूं, तो जो जाति आधारित दल हैं अंत में वो अपनी जातीय जनगणना के आधार पर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और साथ ही साथ उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक सुभाषपा एक पार्टी है, अभी हाल ही में जल्दी ही पैदा हुई, 8-10 साल की पार्टी है, कोई लंबी पार्टी नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनको शामिल किया, चौहान नेताओं की गरज से जिस तरह दारा सिंह चौहान उसमें गए हैं, तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो अभी इनका क्या इम्पैक्ट आगे आने वाला है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन उन्हें तवज्जो तो मिल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ऐसे हालत में अगर इन लोगों को लिया जा रहा है, किस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाली फक्कड़ दिया था, ये तो किसी से छुपा है नहीं
और ऑन एयर है, सब जगह है, चैनल में है, टीवी में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है। तो अब उनको भी अगर बुला करके इस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है तो ये दावा गलत है कि जातिवाद के खिलाफ राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। कोई जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, सबको जीतने की जल्दी है और उसी दिशा में मैं समझता हूँ ये उठाया गया एक कदम है। चलिए हम अभी और आपसे बात करेंगे, कुछ लोगों से और बात मैं कर रहा हूँ कि जो पूर्वांचल का टेस्ट है अब खासतौर पे आजमगढ़ कितना महत्व रखता है और जिस तरीके की बातें चल रही हैं खासतौर पे चुनाव को लेके आने वाले 24 में किस तरफ का रुझान है, क्या नाम है? सचिन श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं लगभग 2 दशक से आजमगढ़ में पत्रकारिता कर रहा हूं। जो आपने कहा पूर्वांचल तो महत्वपूर्ण है ही है, पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण आजमगढ़ ज़िला माना जाता है और बेसिकली ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक ज़माने में गढ़ रहा। लेकिन बीते जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि प्रचंड मोदी लहर के बाद भी 2019 में पूर्वांचल में काफ़ी ख़राब इनका परफॉर्मेंस रही। 2022 में योगी और मोदी की लहर के बाद भी अच्छी स्थिति में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा है कि जिनका राजभर बिरादरी में अच्छा खासा दखल माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो 6 सीटें वो राजभर दावा कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की रैली हो जाएगी तो हम अपने पाले में कर लेंगे, तो उस पर निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही। खासतौर पे जो अब यहाँ जातिगत समीकरण की बातें आती हैं उसको लेके आप लोग कितना मुतमईन हैं, क्या कहना होगा उसके लिए? देखिए, जैसे कि अभी आशुतोष भैया ने कहा कि राजनीतिक दल बात करेंगे कि जैसे हम जाति के खिलाफ हम हैं, लेकिन सच्चाई है ये कि भारत की कोई भी चुनाव हो, प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक का चुनाव जाति आधारित ही होता है। बिना जाति के कोई चुनाव नहीं होता। कोई भी पार्टी प्रत्याशी तय करती है तो जातिगत समीकरण देख कर ही करती है, गठबंधन करती है तो जातिगत समीकरण कर देख कर ही करती है। चलिए अभी आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से पूर्वांचल में अभी हाल फिलहाल में दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर का नाम जुड़ा तेज़ी से, कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेरा नाम वसीम अकरम है और मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से एक शिकारी हैं और मुझे ये ताज्जुब होता है कि भाजपा जैसी पार्टियां जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती हैं, ये इतनी आसानी से शिकार हो जाती हैं ओम प्रकाश राजभर की, जिसका कोई सानी इतिहास में ढूंढने पे नहीं मिलता। बड़ी आसानी के साथ राजभर कभी मंच पे खड़े होकर के अपने 19वें स्थापना दिवस में कहते हैं कि मैं 2022 का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर के आया हूं, लेकिन उसी मंच पे जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं की दुर्गति सुभाषपा के नेता करते हैं, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए, केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए कभी ओम प्रकाश राजभर का शिकार भारतीय जनता पार्टी बनती है तो कभी समाजवादी पार्टी बनती है। इससे पहले 2019 का जो चुनाव लड़ने की बात हो रही थी और जो चुनाव हुआ था 2017 में जब योगी सरकार आई थी, तो आपने देखा होगा अमित शाह को ओम प्रकाश राजभर ने बरगलाने के लिए पूर्वांचल से लेके बहराइच तक में राजभरों की संख्या को गिना डाला था और कहा कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा राजभर समाज में हमारा एक तरफा वर्चस्व है और हम अगर आपके साथ आएंगे तो ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। उस वक्त उन्होंने 16 सीटों की मांग किया था 2017 में। बाद में अमित शाह 8 पे आए, फिर 8 से 4, 6 जो भी आंकड़ा था। तो हर बार ओम प्रकाश राजभर जाति का आंकड़ा लेकर के जाते हैं और जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है और काली सच्चाई है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि जाति व्यवस्था या जाति के नाम पे वोट मांगना खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो, हर जाति का फ्रंटल उन्होंने बना के रखा हुआ है ना। कोई अल्पसंख्यकों का बनाया हुआ है, कोई मतलब अस्पष्ट जातियों को लेकर के बनाया हुआ है, कोई अंबेडकर वाहिनी बनाया है, तो कोई इस तरह से सबके फ्रंटल बने हुए हैं। तो जाति व्यवस्था के आधार पे ही लोग एक दूसरे को लेकर साथ में आते हैं और मिलजुल करके एक मोटा मोटा खांचा तैयार करते हैं कि अगर हम इन जातियों से इतना वोट निकाल पाए तो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। तो जाति का तो फैक्टर सर पूर्वांचल या अन्य जगहों पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे जाटों के अच्छे खासे वोट हैं। जैन चौधरी का एक तरफा बताया जाता है कि पश्चिम में उनका वर्चस्व है। तो ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होनी है। बाकी ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान छोड़ करके गए हैं। दारा सिंह चौहान के बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसे नेताओं को मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को लेना चाहिए
और भाजपा जैसा दल जो शुचिता की इतना बड़ा पैरोकार अपने आप को कहता है, और अगर इतना सब कुछ बोलने के बाद एक योगी को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं इन्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप सोचिए जो योगी आदित्यनाथ अपनी नाक पे एक मक्खी नहीं बैठने देते, किस कलेजे से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में बिठाया होगा, कैसे लड़ेंगे वो चुनाव। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, इस पर सभी को सोचना चाहिए। और जो भारत की जनता को लोग मूर्ख बनाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री लेके आया हूं, तो कभी मतलब 1 साल बीता नहीं कि आप अब प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा मजबूत करने के लिए मैदान में आ गए। किस तरह की राजनीति, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए। और देश की जनता का इन नेताओं को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इसी वजह से ये खेल तमाशा जाति के नाम पे करते हैं, और कभी सत्ता में इधर तो कभी उधर मलाई काटते फिरते हैं। यही सच्चाई है सर। चलिए एक आध सवाल और है कि जिस तरीके से ये समीकरण है पूर्वांचल का, यादव और मुसलमान समीकरण किधर क्या प्रभावित करता है, और आपकी बात क्या है? देखिए जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने बाउंस बैक किया है, उसका हमने उदाहरण कर्नाटका के चुनाव में देखा है। और रहा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सवाल, तो अभी कांग्रेस का इतना जनाधार नहीं है। एक बार ये फिर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है सितंबर या उसके आगे के महीनों में भारत जोड़ो यात्रा इधर भी शुरू होगी, तो हो सकता है उस वक्त समीकरण कुछ बदल जाए। वैसे अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो समाजवादी पार्टी या बसपा तो एक तरह से कह लीजिए कि अपनी शून्य की स्थिति में चली गई है। तो मोटा मोटा जो समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में वर्चस्व रहा है वो आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगा। सवाल मेरा यादव और मुसलमान को लेकर, इन्हीं दोनों को लेकर के समाजवादी पार्टी अपने वर्चस्व को कायम रखेगी। अंसारी का कितना फर्क रहेगा, मुख्तार अंसारी या सब अंसारी का? ये सारी बातें अब इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। अब राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी का परिवार इतना सक्षम, इसमें क्या कोई भूमिका नहीं है जी। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे। कुछ चर्चाएं अब ये भी हैं कि जिस तरीके से संगठन में यहाँ पे सुनील बंसल जी का रोल रहा, अब वो फिर हारी हुई सीटों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं और किस तरीके से जो इस तरीके का चक्र चल रहा है उसको आप क्या लेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद सिंह, मैं पत्रकार हूँ पेशे से। दरअसल देखिए, सुनील बंसल या भाजपा का अंदरूनी जो मामला, उस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। पूर्वांचल की रही बात राजनीति की, तो मुझे लगता है कि ये सत्ता के सौदागर हैं, चाहे ये छोटे दल ओम प्रकाश राजभर हों या इस तरह के कोई भी दल हो। और आप किसी बड़े दल को कह सकते हैं कोई बड़ा सौदागर, छोटा दल छोटे सौदागर हैं। कोई राजनीतिक शिष्टाचार या राजनीतिक रूप से जो सिद्धांत से प्रतिबद्ध नहीं है। जहाँ जिसको लाभ मिल रहा है वहाँ जात चला दे रहे हैं, धर्म चला देंगे, सांप्रदायिकता चला देंगे। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इनसे ये उम्मीद मत करिए कि बहुत सैद्धांतिक रूप से ये राजनीति होगी, और आगे भी होने वाली है जी। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया जो चेहरे हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे वो केशव मौर्य जी हों, उनका लेके यहाँ पे क्या फ़र्क? मुझे लगता है कि देखिए, ख़ास तौर पे आजमगढ़ या अगल बगल ये जो समाजवादियों का गढ़ रहा है शुरू से ही। आप इतिहास के पन्ने को जो पलटेंगे तो बाबू विश्राम राय की धरती रही है। सत्ता के खिलाफ अपने लोगों को उन्होंने जिताया है। लोहिया स्वयं उनके चुनाव प्रचार में आते थे। कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी लेकिन सोशलिस्टों को जिता लेते थे। ये ताकत थी। ये ताकत कहाँ से मिलती थी? यहाँ की ज़मीन से। ये ज़मीन मूलतः बागी रही है और सत्ता के विरुद्ध रही हमेशा से। इसका तेवर रहा है, जो इसका जो मूल तत्व इसका है। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है 24 में। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। खासतौर पे पूर्वांचल का मूड क्या है? पूर्वांचल अभी मुझे लगता है कि अभी निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी अनिर्णय की स्थिति में है। क्योंकि कांग्रेस का जो दक्षिण से जो उभार आ रहा है, जिस तरह से कर्नाटक और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है? बिहार की स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है। और जो ये संगठन बना है विपक्षियों का, अगर सही ढंग से उतर गया, और इधर महाराष्ट्र भी आप देखिए, वहाँ पर भी लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। बिहार मुश्किल है, तो उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस कमज़ोर है, जो कांग्रेस की जो स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा 24 भाजपा उनके संगठन के लिए, उनके गढ़ के लिए तोड़ना बहुत आसान नहीं है जी। चलिए फिर बात करते हैं। कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से आजमगढ़ और ख़ासतौर पे पूर्वांचल, एक तरह से ये कहा जाए कि जो समीकरण रहा, समीकरण की लड़ाई होती रही,
इस बार क्या रहेगा? क्या नाम है? मेरा नाम विनोद सिंह है, आज प्रेस के चीफ ब्यूरो हैं आजमगढ़ में। जहाँ तक आप समीकरण की बात कर रहे हैं, तो केंद्र की सत्ता को लेकर आजमगढ़ हमेशा विपरीत चला है। पहली बार ऐसा हुआ बहुत दिनों बाद कि यहाँ से उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहू जीते हुए हैं। जीतने का कारण स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट रही है, सेंट्रल में भी रही है। उपचुनाव था, भाग्य था, उनका जीत गए। ये बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ है बहुत दिनों से, और इस गढ़ में भाजपा अपना समीकरण बना रही जीतने के लिए, तमाम दलों को शामिल कर रही, तमाम लोगों को शामिल कर रही है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आजमगढ़ में सफलता उनको उस तरीके से मिल पाएगी जिस ढंग से चाहिए। कारण यह है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अच्छा कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे लड़ा के यहाँ से जीत हासिल कर लें। तो जिस तरीके का दावा किया जा रहा है, अभी ओम प्रकाश जी का भी आपने सुना भी कुछ लोगों का, कि वो जो 6 लोकसभा हारी हुई चीज़ को जीतने की तो कह ही रहे हैं बात, खासतौर पे पूर्वांचल को मजबूत करने की। देखिए, ओम प्रकाश जी की जहाँ तक बात है, तो अपने आप को बताते हैं कि मैं कल्पनाथ राय का शिष्य हूँ, चेला हूँ। ठीक है, कल्पनाथ राय की कुछ कलाएँ ऐसी थी मार्केट में, उस कला से हमेशा वो जीतते थे, लेकिन वो कम दिन तक रहे, सफल रहे। ओम प्रकाश राजभर सफल नहीं हो सकते, चूँकि उनका जो आचरण है जिद्दी किस्म का है, और वो कान के थोड़ा से अच्छे खासे कच्चे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मोदी जी को एक बहकावा दे रहे हैं कि आप आजमगढ़ में आइए और मैं 6 सीट जीत के दिखाऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ बुला रहे हैं इसलिए कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। बाकी तो वोट तो जनता को देना है ना, चुनाव तो जनता लड़ाएगी ना। तो उनके साथ जो चेहरे जुड़े हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, चाहे वो अब मोहन भागवत जी की बात कर लिए, चाहे ओम प्रकाश केशव प्रसाद मौर्य जी की भी बात करें, तो उनका भी तो एक खासा असर हो। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि आजमगढ़ केंद्र के विपरीत चलता है। जेपी नड्डा जी हुए, चाहे जो भी आप नाम बताएं, सभी लोगों के, सब लोग केंद्रीय राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे चाणक्य हैं वो लोग, लेकिन आजमगढ़ की सत्ता विपरीत चलती है, उसको हासिल करना मुझे तो नहीं लगता कि आसान होगा रहा। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं पूर्वांचल और आजमगढ़ को, ये कहा जाए कि बागी तेवर को लेके बातें कही जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रेम प्रकाश तिवारी। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है बागी तेवर का मतलब है, जो अपना जातिगत आधार पर जो चुनाव हुए हैं वो तो होंगे ही, समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या कमीशन की बात। ठीक है, आप भी वहाँ हैं, राजनीति देख रहे हैं, क्या लगता है आपको 24 का, और ख़ासतौर पर जिस तरीके के बयानबाजियाँ हो रही हैं उसमें 24 का निर्णय किधर? नाम मेरा आदित्य गौतम है। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, शुरू करते हैं। जो अपने आप को खुद को अवसरवादिता कहते हैं, सीधे तौर पर अवसरवादिता पॉलिटिक्स में घुस गई है। तो उनका कहना है कि सभी लोग पॉलिटिक्स में बस अपने पद प्रतिष्ठा या पैसे के लिए आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पानी पी के गाली दिया था भाजपा को, अब चूँकि भाजपा के खेमे में आकर बैठ गए पाले में, और फिर से अब सपा के मुखिया को और अन्य पार्टियों को वो गाली देना शुरू कर दिए हैं। तो ये वैसे यूपी का ये आजमगढ़ एक अहम हिस्सा है। और लेकिन बात करें यूपी की, तो यूपी में यहाँ पे जाति धर्म सबसे बड़ी चीज़ें यही यहाँ पे होती हैं कि जाति के नाम पर कहीं ना कहीं वोट उसी पर पड़ते ही हैं। तो ये सारी बातें यही हैं। कुल मिला के जातिगत समीकरण हावी है, इसी की वजह से यहाँ के चुनाव और नतीजे भी आते रहे हैं। पूर्वांचल को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और ख़ासतौर पे 24 का भी बिगुल फूंका जा चुका है। क्या लगता है कि अब की बार किस तरीके की रणनीति होगी और क्या आएगा नतीजे? क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक पंडित है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से बीजेपी ने फिर से स्वीकार नहीं किया, बल्कि लग रहा कंधे पे बैठा लिया पूर्वांचल में। तो ये बात ये साबित करती है कि बीजेपी का जो पूर्वांचल का अपना संगठन है वो कहीं ना कहीं इतना कमज़ोर है कि उसे किसी ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत है। और ओम प्रकाश राजभर इसी फिलिंग द ब्लैंक्स के फीलर रहे हैं। इसके पहले जो चुनाव था, अगर आपको याद हो, उपचुनाव यहाँ हुआ था जिसमें निरहुआ जी यहाँ जीते बीजेपी से पहली बार।
तो धर्मेंद्र यादव यहाँ प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, और राजभर वोटों ने उनकी इज्जत बचा ली थी। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक वोट बैंक अपनी जाति का तो है, क्योंकि जाति बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं यादववादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को, और अपने 20-25 जातियों के नाम गिनाते, ऐसे जातियों का नाम गिनाते जिन जातियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में उस तरह से ताकत हासिल नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, जैसे अन्य जातियों को हासिल है। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ठीक ठाक वोट बैंक है जो उनके पॉकेट में है, और उसी वोट बैंक के दम पे वो बार्गेन कर रहे हैं, चाहे वो सपा को करते रहे हों, चाहे वो बीजेपी को कर रहे हों, चाहे आगे करें। ये लेकिन चिंता का विषय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए हो सकता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसों की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ तो आम बोलचाल की भाषा में सड़क पर घूम जाइए आप, तो लोग कहते हैं कि दारा सिंह चौहान अपने गाँव की प्रधानी नहीं जीत सकते, और उनको बीजेपी और सपा दोनों अपने माथे बैठा घूम रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब जाति बड़ा फैक्टर है, ये सारी पार्टियां इसको मानती हैं, बीजेपी भी वही काम कर रही है और अपने आप को दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर का साथ पकड़ी हुई है। अच्छा, खासतौर पे ओबीसी नॉन ओबीसी ये एक बहुत बड़ा महत्व रहा पिछले चुनाव में, अब की बार क्या लगता है? मुझे लगता है असर पड़ेगा। बहुत हद तक बीजेपी ये बात समझाने में सफल रही है कि मायावती हरिजनों की राजनीति करती हैं और समाजवादी पार्टी यादवों की राजनीति करती है मुसलमानों के साथ, जबकि ये पूरा सच नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी का ढांचा देखें या उनके रिकॉर्ड देखें तो उनमें सभी जात के लोग शामिल रहे हैं, बसपा में सब शामिल रहे हैं, उनको सही मोर्चों पर लगाया भी गया था, उन्होंने काम भी किया, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया था, वो परसेप्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल है। तो जो अति पिछड़ा वाली आप बात कर रहे हैं, खासकर उन जातियों को मैं फिर कह रहा हूँ जिनको ओम प्रकाश राजभर रोज गिनते हैं पहाड़ा की तरह, कहीं ना कहीं उस पर असर है, क्योंकि जाति गौरव एक बड़ी चीज़ हो गई है जो धर्म से भी ज़्यादा मजबूत है। जी शुक्रिया। तो कुल मिला के हमने आजमगढ़ के इन पत्रकार लोगों से बातचीत करनी चाहिए और एक टेस्ट जानना चाहा कि जो 24 का आगाज़ होने वाला है उसमें किन किन मुद्दों पे आधारित ये चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं, किन तरीके की बातों को लेके, किसका आना किसका जाना, सारे मुद्दों पे हमने चर्चाएं की। क्या जातिगत समीकरण यहाँ पे है, क्या किस तरीके का चुनाव का यहाँ टेस्ट है, और बागी तेवर क्यों कहा जाता है, इन सब पे भी खुल के भी पत्रकारों ने अपनी राय दी। तो यही सब जानने के लिए हम इनके बीच में आए थे और हम आप तक इस बात को पहुँचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।